तो जिस तरह सफर में आगे बढ़ते हैं तो कई तरह के मोड़ आते हैं, ठीक वैसे ही रियल एस्टेट बाजार फलता फूलता गया, लेकिन परेशानियां भी नई नई अलग अलग तरह की सामने आती चली गई। रियल एस्टेट बाजार की सबसे बड़ी परेशानी है कैश फ्लो। अगर पैसा इस बाजार में आता रहेगा तो प्रोजेक्ट लटकेंगे नहीं, और उम्मीद है कि धोखा और फर्जीवाड़ा कम होगा। देश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब रियल एस्टेट सेक्टर भी सरकार से ढेरों उम्मीदें लगाए हुए है। अब रियल एस्टेट सेक्टर ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के सामने अपनी मांगों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार कर रखी है। रियल एस्टेट की रियलिटी किसी से छिपी नहीं थी। एक वक्त था जब प्रॉपर्टी बाजार में बूम था, लेकिन पिछले कई सालों से रियल एस्टेट सेक्टर की हालत काफी खस्ता हुई है। नतीजतन कई प्रोजेक्ट शुरू भी हुए, पर नया खरीदार मिलना मुश्किल हो गया, तो कई प्रोजेक्ट फाइल में ही अटक गए। रियल एस्टेट के जानकारों का कहना है कि रियल एस्टेट में फंडिंग का मुद्दा सबसे अहम है, लिहाजा इस सेक्टर में एफडीआई लाने पर जोर देना होगा। रियल एस्टेट का गुजरात मॉडल काफी हिट रहा है और अब देश भर में इस मॉडल को अमल में लाना चाहिए। दरअसल गुजरात में लाल फीताशाही नहीं है और गुजरात में अप्रूवल प्रोसेस तेज है। We are very hopeful with the new government formation and the commitments जो अभी इन्होंने करी हैं, जो इन्होंने अभी तक वादे किए हैं। जिस तरह से एक बाजार का, एक मार्केट का जो अभी तक एक्सेप्टेंस और एक मार्केट का जो एक फीलर या फीडबैक अभी तक रहा है, वी आर वेरी पॉजिटिव, वेरी होपफुल कि बहुत इम्प्रूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक सर्विस टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, लोकल सेल्स टैक्स होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं टैक्सेस के अंदर ही कि हमारे लिए हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को, अब सपोज हमें दिल्ली से कोई कुछ परचेज करना है, जब आपको पहले वेबिन लेना पड़ेगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट से उनको देना पड़ेगा, फिर वहाँ से माल आएगा, तो ये काम को इतना कॉम्प्लेक्स कर देता है। सर्विसेज के लिए अलग टैक्स है, गुड्स के लिए अलग टैक्स है। अगर एक सिंपल, एक स्टैंडर्ड सिंपल जीएसटी, जो कि कितने समय से बात चल रही है, जीएसटी लाने के लिए पिछले 10 साल से गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं। सीएसटी 4% किया, 3% किया, 2% किया, कि 1% अगले साल होगा, फिर उससे अगले साल 0 हो जाएगा, जीएसटी आएगा। जीएसटी नहीं आ रहा। जीएसटी आने से पहले 12.5% से वैट बढ़ा के 13.5% सबने कर दिया कि भाई जीएसटी आएगा, तो पर जीएसटी आ नहीं रहा। तो वंस टैक्सेस सिस्टमैटिक हो जाएंगे, इनका जो हमें जो आज डॉक्यूमेंटेशन है वो कंफर्टेबल हो जाएगी। जानकारों की मांग है कि नई सरकार की ओर से प्रोजेक्ट की दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए। जानकारों का मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटर होना अच्छी बात है, लेकिन रेगुलेटर को व्यापक होना होगा। रेगुलेटर के आने से एफडीआई बढ़ेगा, पर रेगुलेटर को सही तरीके से लाना होगा। रेगुलेटर लाने की पहल के बाद रेगुलेटर लाइसेंस राज न लाया जाए। मौजूदा रूप में रेगुलेटर बिल सही नहीं है। रेगुलेटर बिल में कीमतें 30% बढ़ने की आशंका है। मौजूदा रेगुलेटर बिल एक तरफा है। सरकारी अधिकारियों को भी बिल के दायरे में लाने की जरूरत है। साथ ही रेगुलेटर बिल में सभी स्टेक होल्डर को बिल में लाने की जरूरत है और अप्रूवल एजेंसी को भी भागी बनाया जाए। देखिए, रियल एस्टेट की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेशन अगर बात करें तो रियल एस्टेट को एज एन इंडस्ट्री प्रमोट करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पूरी इकोनॉमी की बात करें तो रियल एस्टेट एक बहुत मेजर फैक्टर है जो ग्रोथ का पूरी इकोनॉमी पे असर डालती है। रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों ने रेगुलेटर बिल का नाम बदलने की मांग की है। रियल एस्टेट रेगुलेटर को प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट कहा जाना चाहिए। जानकारों के मुताबिक बिल्डर को पारदर्शी बनाना जरूरी है और बिल्डर को अपने प्लान को वेबसाइट पर डालना भी चाहिए। एस्क्रो अकाउंट वाली बात सही नहीं है, इससे बिल्डरों को पैसों की परेशानी होगी। जानकारों का कहना है कि नई सरकार को इस तरह का बजट तैयार करना चाहिए जिससे सस्ते घर बनाने में मदद मिले। इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स कम होना चाहिए।
प्रोजेक्ट को मंजूरी की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा। रीडेवलपमेंट को बढ़ावा देने के साथ रीडेवलपमेंट को सरल बनाना होगा। सरकार को बिल्डरों के लिए सोच बदलनी होगी और काम करने के लिए बेहतर माहौल बनाना होगा। हाउसिंग पर टैक्स बोझ कम होना चाहिए और होम लोन सस्ता किया जाना चाहिए। मोदी सरकार के आने से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी नई उम्मीदों की गुंजाइश बन गई है। रियल एस्टेट सेक्टर काफी समय से मंदी से जूझ रहा है और इसके रिवाइवल के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। प्रॉपर्टी डेस्क, टोटल न्यूज। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज पर प्रॉपर्टी हेल्पलाइन बजट स्पेशल, जहां हम आपको बता रहे हैं कि रियल एस्टेट बाजार को किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं मोदी सरकार के बजट से। रियल एस्टेट के बाजार को मोदी सरकार से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कई ऐसे वायदे किए हैं जिससे आम आदमी को उसका घर मिल सके। अगर कम कीमत वाले मकानों की बात करें तो इन्हें बढ़ावा देने के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लो कॉस्ट हाउसिंग का जिक्र कई बार किया है। सबका हो अपना घर, मोदी के अच्छे दिनों के वादे की एक कड़ी ये भी है। मोदी सरकार लोगों को उनका आशियाना मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाएगी, ये तो बजट में सरकार की पॉलिसी से साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो को देखें तो उम्मीद बढ़ जाती है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में लो कॉस्ट हाउसिंग का कई बार जिक्र हुआ है। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रियल एस्टेट डेवलपर्स को बैंकों से आसान शर्तों और लंबे समय तक लोन मिलेगा और मार्केट में सस्ते घरों की सप्लाई बढ़ेगी। धीरे धीरे ये मार्केट अब ऑर्गेनाइज होती जा रही है। अगर आप आज से 5 साल 10 साल पहले की बात करें, जो रियल एस्टेट 10 साल पहले था वो आज नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रही हैं। भले चाहे इंडस्ट्री का स्टेटस है या नहीं, लेकिन लोगों ने अपने बिजनेसेस को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है, ऑनलाइन कर लिया है। इतनी ज़्यादा इवन कंस्ट्रक्शन भी सब कुछ ऑनलाइन हो गई है। रोड़ी वेदरपुट किस में कितना मिक्सचर डलेगा वो सब कंप्यूटराइज हो चुका है। इन सब के ERPs बन चुके हैं। तो जब इतना सब कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आप देखिए आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें बहुत सेंट्रलाइज हो जाएंगी। हालांकि डेवलपर्स पूरे हाउसिंग सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ लो कॉस्ट हाउसिंग को ही ये दर्जा दे सकती है। सरकारी परिभाषा के मुताबिक 40 वर्ग मीटर तक में बने घर को लो कॉस्ट हाउस कहते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में बड़े पैमाने पर लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम लॉन्च करने का वादा किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगले 8 साल में देश को आजाद हुए 75 साल हो जाएंगे और तब तक हर परिवार के पास अपना पक्का मकान होगा। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कंज्यूमर्स की बात करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज की डेट में 2 चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि वो बैंक का जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट कम हो। इंटरेस्ट रेट अगर हम आज की डेट में बाकी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से कंपेयर करते हैं तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। एक उस इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात करेंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आएगी वो आएगी बिल्डर्स, जो आज की डेट में प्रोजेक्ट्स कुछ डिले हो जाते हैं, टाइम पे नहीं मिलते, या वो बिल्डर्स जो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं काम कर रहे, कंज्यूमर को ध्यान में रख के काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल। वो कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से हो सकता है या गवर्नमेंट की तरफ से, तो किसी भी तरफ से एक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मैनिफेस्टो में इनोवेटिव स्कीम की बात कही गई है। इसके जरिए सही पॉलिसी और फंड के जरिए हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ तेज की जाएगी। मैनिफेस्टो में यह भी कहा गया है कि लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए जरूरत पड़ने पर सस्ते लोन का भी इंतजाम किया जा सकता है। हम बहुत एग्रेसिवली वी आर वर्किंग ऑन हाउसेस फॉर लो इनकम ग्रुप। फॉर एग्जांपल, आपके हमारे घर में हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारी मेड्स हैं, क्या वो दिल्ली NCR में कभी अपना घर बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते। वी आर एग्रेसिवली वर्किंग टू पार्टनर विद गवर्नमेंट की जगह वो दें। ऐसी जगहें जैसे जहाँ पे झुग्गियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे सपोज 200 झुग्गियाँ, सिर्फ वो जगह वो हमें दे दें कि आप यहाँ पे PPP मॉडल पे 200 की बजाय आप यहाँ पे 300 छोटे मकान बनाएं। उन 200 लोगों को तो पक्के मकान वहीं के वहीं मिल जाएंगे।
पक्के मकान, जो बाकी 100 मकान बनेंगे वो 5 लाख से लेके 7 लाख और 10 लाख, इस तरह से 3 हम रेंज बना के वो हम मार्केट में सेल करें। उधर नेशनल हाउसिंग बैंक की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी इलाकों में 1.87 करोड़ घरों की कमी है। इसमें से 95% घरों की जरूरत लो इनकम ग्रुप और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को है। वैसे इस वक्त हाउसिंग के लिए रिस्क वेटेज काफी ज्यादा है, इसीलिए बैंक डेवलपर्स को लोन देने में सावधानी बरतते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने से रिस्क वेटेज कम होगा और बैंक बिल्डरों को लोन देने में असहज महसूस नहीं करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रियल एस्टेट इस बजट में टैक्स जैसे मामलों में मदद की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही इंटरेस्ट रेट छूट पर भी कोई बड़ा कदम सरकार उठा सकती है। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब नई गवर्नमेंट आई है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं, तो होप सो जो चीजें आने वाले टाइम में होंगी वो भी पॉजिटिव ही होंगी। इंडस्ट्री बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई का कहना है कि इससे सिर्फ सेक्टर के लिए फंडिंग बढ़ेगी और वो भी कुछ हद तक। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस से इंडस्ट्री को लंबे समय के लिए लोन मिल सकेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट में कोई फायदा नहीं होगा। लो कॉस्ट हाउसिंग को कामयाब बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत है। इसके लिए अप्रूवल में तेजी लानी होगी, एनवायरनमेंट क्लियरेंस जल्द देना होगा, टैक्स रेट को ठीक करना होगा। बायर के साथ बिल्डर की परेशानियों को भी सरकार को समझना पड़ेगा। यही एक रास्ता है जिसके जरिए प्रॉपर्टी बाजार को पटरी पर लाकर जवाबदेही तय की जा सकती है। इंडस्ट्री का दर्जा देने के साथ नियमों को कड़ा करना भी जरूरी है। बजट से सरकार की मंशा साफ होगी। ये पता चलेगा कि सरकार इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए कितने कदम उठाने को तैयार है। प्रॉपर्टी डेस्क, टोटल न्यूज।